हाँ तो बच्चों, इस लेक्चर में आज हम स्टडी करेंगे वोल्टलेस करंट के बारे में। ठीक है, एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर जो करंट का कंपोनेंट है उसका इफेक्ट जो पावर बनाने में है वो जीरो है, इसीलिए उसे वोल्टलेस करंट बोला जा रहा है। वोल्ट हम जानते हैं पावर की यूनिट है, और ऐसा करंट जिसका पावर बनाने में कोई भी योगदान नहीं है उसी को हम बोलते हैं वोल्टलेस करंट। तो आज हम इस लेक्चर में उसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो हेडिंग डालिए वोल्टलेस करंट। वोल्टलेस करंट। तो बच्चों बेसिकली सर्किट में हमारे पास क्या होगा, एक ऐसा सर्किट जिसमें हमारे पास में इंडक्टेंस हो, ऐसा सर्किट जिसमें हमारे पास कैपेसिटेंस हो, या फिर दोनों हो बट रेजिस्टेंस ना हो। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा सर्किट बन सकता है वो वोल्टलेस करंट वाली स्टेट में आ सकता है। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले लिखते हैं इफ in a circuit there is only inductance or capacitance or both, but resistance is zero, in that circuit power loss, in that circuit there is phase difference of 90 degree, between V and I, so power loss will be zero। ठीक है, देखो बच्चों हम देखते हैं P हमने निकाला VRMS IRMS, और यह आया था बच्चों cos प्लस माइनस π/2, और ये हम निकालेंगे तो बच्चों कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं कि करंट जा रहा है सर्किट के अंदर। ठीक है, बट फिर भी पावर लॉस कितना हो रहा है, जीरो। तो इसके आगे हम लिखेंगे we know that in this case even current is flowing in सर्किट, करंट तो जा रहा है सर्किट में, फिर भी इफेक्ट क्या आ रहा है उसका, जीरो। इवन फ्लोइंग इन द सर्किट but average power loss is zero। एवरेज पावर लॉस इज जीरो। इसी को हम बोलते हैं बच्चों, दिस इज
called voltless. This is called voltless current. इसी को हम बोलते हैं बच्चों वोल्टलेस करंट। तो हमने देखा कि V और I के बीच में फेज डिफरेंस π/2 है, cos π/2 की वैल्यू 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं इस केस में सर्किट में करंट तो जा रहा है पर पावर लॉस कितना हो रहा है, एवरेज पावर लॉस 0 हो रहा है। इसलिए ये जो कंपोनेंट इसका पावर बनाने में कोई योगदान है नहीं, इसलिए हमने इसको वोल्टलेस करंट बोला है। उतार लीजिए, फिर इसके आगे दिखाता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर इसके आगे करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, वी नो दैट इट इज practically impossible to make a circuit resistance-less. प्रैक्टिकली बच्चों हम जानते हैं कि किसी भी सर्किट को रेजिस्टेंस लेस बनाना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर प्लेट्स का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, जो कोयल आपने लगा रखी है वायर की उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, और कनेक्टिंग वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही। ठीक है, तो देखो, टू मेक सर्किट रेजिस्टेंस लेस बिकॉज देयर will be some resistance of coil, capacitor plates and जो रेजिस्टेंस वायर सर्किट में कनेक्ट किए हैं, एंड रेजिस्टेंस वायर्स। ठीक है, तो प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस लेस सर्किट बनाना तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी डिवाइस होगी, कोई भी वायर होगा, उसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम वोल्टलेस करंट किसे बोले? तो बच्चों, हम वोल्टलेस करंट बोलेंगे ऐसी कंडीशन में जहां पावर का कंपोनेंट, जो करंट का कंपोनेंट है, उसका पावर बनाने में कोई योगदान ना हो। तो अब लिखिए, इसके बाद में लिखिए, therefore voltless current is the component of current which has no contribution in power consumption, जिसका पावर कंजप्शन में कोई योगदान
नहीं है। ठीक है, तो इसको ये अपन डेफिनेशन के तौर पे भी लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए करंट का वो कंपोनेंट जिसका पावर बनाने में कोई भी योगदान नहीं है। या आप लिख लीजिए, फिर हम उसके लिए एक्सप्रेशन को डेराइव करते हैं। उतार लिया होगा आपने। ठीक है, तो बच्चों इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट लिखते हैं आगे। देखो बच्चों, एक्सप्रेशन लिखते हैं वोल्टलेस करंट। तो देखो बच्चों, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है बच्चों? पी आई इज इक्वल टू वी आई, यही होती है। अब लिखो सिंस लास्ट एक्सप्रेशन में हमने पावर वाले फाउंड किया था, v की इक्वेशन हमने मानी थी v नॉट साइन ओमेगा टी, एंड i को हमने माना था i नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, देयरफॉर p i इज इक्वल टू, ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। वैल्यूज को पुट कीजिए फटाफट। कर दिया? क्या है? वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, और मल्टीप्लाई कर दिया साइन ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है बच्चों, तो ये तो हम पढ़ा रहने देते हैं और इसको सोल्व कर देते हैं। साइन ए माइनस बी तो हो जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इस वाले को सोल्व कर लेंगे हम। ठीक है, देखो बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं पी आई इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको हम लिख लेंगे साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, या वही वाला ब्रैकेट तो रहने देते हैं हम, माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, ये लिख दिया बच्चों ने। अब हमें क्या करना है बच्चों? इनको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा पी आई इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन, स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर ओमेगा टी, फिर ये मल्टीप्लाई होगा कोस 5 तो एज इट इज आएगा। ठीक है, लिख दिया हमने। और फिर देखिए ये आगे अंदर भी मल्टीप्लाई होगा तो आएगा वी नॉट आई नॉट साइन 5 है ना, और फिर हम लिख देंगे साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। ये बच्चों हमने मल्टीप्लाई कर दिया। लिख लीजिए आप लोग भी इसे। बच्चों इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे तो 2 साइन है कोस बी, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन है कोस है।
तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो लिखिए मेरे साथ पी आई, ठीक है, इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाई माइनस वी नॉट आई नॉट, ठीक है, 2 को तो इधर भेज देता हूँ अपॉन में, साइन फाई, एक 2 बच्चों यहाँ पे लगाऊंगा, समझ गए आप कि मैंने इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 साइन ए कोस बी, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अपॉन वाला 2 मैंने इधर लिख दिया है, इसको हम फॉर्मूला बना लेंगे। और अब ये इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है, उतार लीजिए बच्चों, फिर आगे कैलकुलेट करते हैं हम। उतार लिया होगा आपने, 1 2 3 मिटा दिया। लास्ट वाला एक्सप्रेशन लिखे रहने देते हैं ना, इसको देख के हम आगे का एक्सप्रेशन लिख लेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन है साइन स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ये जो है इसको हम मान लेते हैं P1, इसको मान लेते हैं P2, ठीक है, इस पूरे को मान लेते हैं P2। तो फिर हम लिखेंगे टू कैलकुलेट एवरेज पावर, क्या करेंगे हम, इसका बार लगाएंगे, P आई बार इज इक्वल टू वी नॉट, तो हम लिख सकते हैं P1 बार माइनस P2 बार। P1 और P2 क्या है मैंने आपको दिखा दिया एक्सप्रेशन में, तो हम लिखेंगे पी आई बार इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट। अब देखो बच्चों, कोस फाई, ये तो टाइम डिपेंडेंट है नहीं, तो इसका एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सिर्फ इसका एवरेज निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज निकाला, माइनस P2, ठीक है, P2 के लिए हमने लिखा वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन फाई। बच्चों इसको तो बाहर निकाल लेंगे, टाइम डिपेंडेंट फंक्शन नहीं है, एवरेज निकालेंगे साइन 2 ओमेगा टी का। अब देखो बच्चों, कोई भी टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है और स्क्वायर में साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका हमने निकाला था, एक साइकिल के लिए एवरेज कितना आएगा, हाफ। और जो फर्स्ट ऑर्डर का ये स्क्वायर नहीं है, उसका एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज कितना आएगा, 0। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे पी आई इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट कोस फाई इनटू, इसका एक साइकिल के लिए एवरेज आता है बच्चों हाफ, इसका लिखेंगे वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन फाई, इसका एक साइकिल के लिए एवरेज आता है बच्चों 0, ठीक है। तो आप मुझे बताइए क्या आएगा एक्सप्रेशन। बताओ बच्चों, ये तो 0 से मल्टीप्लाई होके पूरा टर्म 0 हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, तो हम लिख लेंगे पी आई एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट ऑन 2 कोस फाई
सिर्फ ये आ जाएगा, ठीक है। और ये जो बच्चों हमने P2 माना था, ये इसको हमने क्या माना था, P2, तो हम क्या लिख देंगे, वेयर P2 is equal to V naught I naught upon 2 sin phi is equal to 0। ये तो 0 हो गया था पूरा। So Pi is equal to P1, only P1, क्योंकि P2 जो है हमारा वो तो 0 हो चुका है, ठीक है। या सिर्फ इतना से लिखते हो, वेयर P2 इज इक्वल टू 0, वेयर P2 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, इस P2 वाली टर्म के अंदर I नॉट साइन फाई करंट का कंपोनेंट तो था, पर पावर बनाने में इसका कोई भी योगदान नहीं है, 0 हो गया। तो ये जो I नॉट साइन फाई है, इसी को हम बोलेंगे वोल्टलेस करंट। तो ये लिखिए, तो यहां पे लिख लेते हैं, I नॉट साइन फाई हैज नो contribution in making current, हम क्या लिख सकते हैं, इन पावर कंजप्शन, कौन सा बच्चों, I नॉट साइन फाई। सो इट इज कॉल्ड वोल्टलेस करंट, ठीक है। तो बच्चों इसी को हमने वोल्टलेस करंट बोला, किसको, ये रहा देखो, ये वाला कंपोनेंट है, इसका पावर बनाने में कोई भी योगदान नहीं है, P2 0 हो रहा है, इसलिए I नॉट साइन फाई, इसी को हम बोलेंगे वोल्टलेस करंट। उतार लीजिए, उतार लिया होगा आपने। इसका वेक्टर डायग्राम भी बना लेते हैं हम, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। देखो बच्चों, ये वाला कंपोनेंट है, इसका तो पावर बनाने में कोई योगदान नहीं है, तो देखो इसका वेक्टर कैसे बनेगा, ठीक है। इस कंपोनेंट को अपन लिख लेते हैं बच्चों, I नॉट कोस फाई, और इसी डायरेक्शन में लिख लेते हैं V नॉट, इसी डायरेक्शन में I नॉट कोस फाई, इसी में V नॉट, ठीक है। इसका तो करंट में कोई योगदान नहीं है, क्योंकि V नॉट I नॉट कोस फाई आ रहा है, साइन फाई तो मल्टीप्लाई हो नहीं रहा, तो इसको 90 डिग्री पे डाल देते हैं, ठीक है। और पैरेललोग्राम लॉ से इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा बच्चों, ये आ गया हमारा V नॉट, ये जो एंगल है इसको आप मान लो फाई।
तो देखो हमारा कंपोनेंट क्या बचा था, वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव, आई नॉट साइन फाइव, ये तो जीरो हो गया था, इसका करंट में कोई योगदान ही नहीं था। तो इस तरीके से इसका वेक्टर लो बना के शो कर सकते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आंसर आया, ये रिजल्टेंट है। ये हम पैरेललोग्राम लॉ से बता रहे हैं ना, तो आप समझ गए होंगे कि पैरेललोग्राम लॉ से ये बता रहे हैं हम, ठीक है। उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट से लिखिए चौक कॉइल। बना लिया होगा आपने, मिटाते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो हम है वो टॉपिक पढ़ रहे हैं चौक कॉइल। चौक कॉइल, इसके बारे में लिखिए, इट इज अ डिवाइस, या फिर लिख सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस डिवाइस, in a circuit we make energy loss negligible and control the current। ठीक है। तो बच्चों बेसिकली ये जो हमारा चौक कॉइल है, इसका डायग्राम अभी मैं आपको बना के बताऊंगा। तो ये एक हमारी इंडक्टर कॉइल है जिसके अंदर हम करंट को कंट्रोल करते हैं और इंडक्टेंस को बढ़ाने के लिए कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स मुझे बढ़ाने होंगे, वो बढ़ा के मैं करंट को कंट्रोल करता हूँ। रेजिस्टेंस को बढ़ा के नहीं करता। रेजिस्टेंस को बढ़ाने से I²RT हीट लॉस आप जानते हो बढ़ जाता है, एनर्जी लॉस बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस को हाथ नहीं लगाते हैं। करंट को कंट्रोल करने के लिए हम इंडक्टेंस को बढ़ा के करंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ तरीके होते हैं। अच्छा, चौक कॉइल हमने ट्यूबलाइट्स के अंदर देखी है, जो पहले ट्यूबलाइट्स आती थी उनमें चौक कॉइल्स होती थी। और भी बहुत सी डिवाइसेस है जहाँ पे करंट को कंट्रोल करने के लिए हम ये वाली चौक कॉइल काम में लेते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस कम होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस से हम करंट को कंट्रोल नहीं करते हैं। उतारिए, फिर आगे लिखते हैं। तो लिखेंगे हम सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे वायरिंग्स दिखा दीजिए। इस तरीके से बनाइए। AC सोर्स हो गई है। ठीक है, यहाँ पे सपोज हमको ट्यूबलाइट या बल्ब लगा देते हैं।
है, इसको हम लिख देते हैं बल्ब। ये क्या है बच्चों? कॉपर वायर, ठीक है। ये है कॉपर वायर और ये है आयरन की कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर, ये कॉपर वायर है। इंसुलेटेड कॉपर वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? इट इज मेड बाय, देखिए, इट इज मेड बाय वाइंडिंग insulated copper wire, insulated copper wire on a laminated soft iron core। ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन, लिख लीजिए, फटाफट लिखिए, फिर मिटा के हम आगे लिखेंगे। बना लिया होगा आपने, मिटा देते हैं। ठीक है, देखो ये मिटाया मैंने, और अब लिख लेते हैं इसके बारे में। डायग्राम बना लिया ना आपने, और ये भी कंस्ट्रक्शन भी लिख लिया। ये आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर, लेमिनेटेड, और इस पे हमने कॉपर वायर इंसुलेटेड की वायरिंग की है, और ये एसी सोर्स, ये बल्ब। अब सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों यूज किए, उसके क्या रीजन है वो हम लिखते हैं। तो मिटाता हूं मैं। तो बच्चों लिखते हैं, फर्स्ट we use laminated soft iron core to reduce loss of energy in form of eddy current। ये एडी करंट क्या होती है बच्चों? ये हमने ईएमआई वाला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके अंदर पढ़ा था कि जब भी किसी एक कंटिन्यूअस सरफेस के अंदर करंट फ्लो होता है तो एक लोकल करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से प्रोड्यूस हो जाता है, जो आने वाले करंट को अपोज करता है, जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस होता है, एडी करंट। ईएमआई वाले चैप्टर में हमने डिटेल से पढ़ाई इसे। ठीक है, नेक्स्ट, थिक
copper wire is used so that resistance can be reduced and power loss can be reduced। ठीक है, तो जब R का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रो एल अपॉन ए। एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो अगर R कम होगा, एरिया बढ़ा देंगे तो R कम होगा। ठीक है, एरिया हम बढ़ा देंगे तो ये R, एरिया बढ़ाएंगे तो R कम हो जाएगा, R कम होगा तो हीट लॉस भी कम होगा, इसलिए थिक कॉपर वायर यूज करते हैं। समझ गए आप? नेक्स्ट करते हैं। The number of turns in coil are increased to increase inductance which helps us to reduce energy loss। उतार लीजिए। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे और किस तरीके से देखो कंट्रोल करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर बताता हूँ आपको। उतार लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो देखो ठीक है बच्चों। अब देखो किस तरीके से हम करंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इसका वर्किंग या प्रिंसिपल, जो भी आप लिखना चाहे, हेडिंग डालिए। प्रिंसिपल तो देखो इसमें करंट इन choke coil is given, current in choke coil is given as IRMS is equal to VRMS upon R square plus XL का स्क्वायर। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, IRMS is equal to VRMS upon
इम्पीडेंस में एक्सएल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एल ओमेगा। अब देखो करंट दोनों से कंट्रोल किया जा सकता है, रेजिस्टेंस से भी और इंडक्टेंस से भी। पर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो पावर लॉस, हीट लॉस, I²RT बढ़ जाएगा। तो हम इसको एल को बढ़ाते हुए पावर लॉस को कम कर लेते हैं। तो ये लिखिए, फिर इसके बाद में लिखिए इट इज क्लियर दैट current can be controlled by both resistance and inductance ठीक है। इंडक्टेंस से भी और रेजिस्टेंस से भी करंट को कंट्रोल किया जा सकता है। बट इफ वी इंक्रीज आर हीट लॉस I²RT will be increased, therefore we not do not increase resistance but we increase inductance to reduce energy loss। ठीक है, तो एल को बढ़ा के हम यही प्रिंसिपल है चौक कॉइल का। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ चौक कॉइल, लिख लीजिए। उतार लिया होगा आपने। तो अब हम इसका फाइनल लिख देते हैं। तो मतलब फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे इसका। यहां तक हमने लिख लिया है, रिड्यूस एनर्जी लॉस। आगे लिखेंगे therefore अब लिखो since in inductive circuit the phase difference between V and I कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री। phase difference between
V and I is 90 degree. Therefore, energy loss will be 0. So we use inductance to control the current को कंट्रोल करने के लिए हम किसको यूज में लेंगे? इंडक्टेंस को। इंडक्टेंस टू कंट्रोल द करंट इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस ठीक है। और इसके लिए दो चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक। रेजिस्टेंस को कम करने के लिए क्या चाहिए? थिक कॉपर वायर। और दूसरा क्या चाहिए इंडक्टर कॉइल के लिए? कॉपर वायर मोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, हीट लॉस कम होगा। और दूसरा क्या चाहिए हमें? नंबर ऑफ वाइंडिंग्स should be increased ताकि इंडक्टेंस बढ़ाया जा सके और करंट को कंट्रोल किया जा सके। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर में हमने पढ़ा वोल्टलेस करंट और प्रिंसिपल ऑफ चोक कॉइल। आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको पॉज करके। तो लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो बच्चों नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा, उसमें हम ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की स्टडी करेंगे। आई होप वोल्टलेस करंट और चोक कॉइल का प्रिंसिपल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।